हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अच्छा और यूज़फुल टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक में हम यूज़ ऑफ इट का प्रयोग ट्रांसलेशन में हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जूनियर क्लासेस, हाई स्कूल क्लासेस, इंटरमीडिएट क्लासेस के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम ये देखेंगे कि इट का प्रयोग हम कब करते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहले हम थोड़ा इट के बारे में जान लेते हैं। इट, ये जो इट है इसका अर्थ होता है यह, इसका अर्थ यह होता है। लेकिन ये दो प्रकार से यूज किया जाता है। इट जो है दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक तो एज अ न्यूट्रल यूज किया जाता है, दूसरा एज अ पर्सनल प्रोनाउन। दो तरीके से ये यूज किया जाता है। हम ये देखते हैं कि इट ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में इट का यूज किया जाता है। तो पहले हम ये देख लें इट का यूज कहाँ पर करते हैं। जैसे कोई हिंदी में सेंटेंस दिया है, कोई ऐसा सेंटेंस दिया है वहां पर सब्जेक्ट अनुपस्थित हो। पहली कंडीशन, या तो सब्जेक्ट अनुपस्थित हो या फिर वो जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान पर ना हो करके कहीं और हो। मतलब ये कि सब्जेक्ट निकालने में बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो। ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। और जब हम सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। देखिए, इसको हम कहते क्या हैं इट को। पहले चीज, इसको हम बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम एम्प्टी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल सब्जेक्ट भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट। और इसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड भी बोलते हैं। जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको मतलब आभासी सब्जेक्ट कह लिया जाता है। आभासी मतलब ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आभासी सब्जेक्ट होता है, या फिर डमी सब्जेक्ट या एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं यहां पर। अब देखिए, हम जब इट का यूज करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर हम इसका यूज करते हैं, देखते हैं। पहली चीज, जब दिन को व्यक्त करना हो तब इसका यूज करेंगे। दूसरी चीज, जब किसी महीना को व्यक्त करना हो तब इसका यूज करेंगे। तीसरी चीज, जब किसी वर्ष को व्यक्त करना हो तब इसका यूज करेंगे। चौथी चीज, जब किसी मौसम का वर्णन करना हो तब इसका यूज करेंगे। पांचवी चीज, समय का वर्णन करना हो तब इसका यूज करेंगे। छठी चीज, किसी प्राकृतिक घटना का वर्णन करना हो। अब देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो किसी दिन का वर्णन करना हो, महीने को व्यक्त करना हो, वर्ष को व्यक्त करना हो, मौसम को व्यक्त करना हो, समय को व्यक्त करना हो, या फिर प्राकृतिक घटना को व्यक्त करना हो, और वहां पर सब्जेक्ट ना दिया हो, सब्जेक्ट ना क्लियर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं। यहां पर इट का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये बिना अर्थ का यूज किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये लिखा है, आज सोमवार है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, क्या लिखा है, आज सोमवार है।
अब यहां पर किसी दिन का वर्णन किया गया है। अब सब्जेक्ट यहां पर क्लियर नहीं है, सोमवार है तो इसके बारे में बताया गया है। वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे वो यहां पर नहीं दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, इट। अब यहां पर एक बात जो ध्यान देने वाली है, जब हम इट का यूज करेंगे तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो इट होता है हमेशा सिंगुलर नंबर यूज किया जाता है, इसके साथ कभी भी प्लूरल नंबर की वर्ब नहीं लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। ये ट्रांसलेशन ऐसे होगा, इट इज मंडे टुडे। अब देखिए यहां पर कुछ लोगों के मध्य में एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब वो कंफ्यूजन क्या रहती है, वो ऐसे कह देते हैं टुडे इज मंडे। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, टुडे इज मंडे, लेकिन ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, ये गलत है। जब किसी दिन का वर्णन करना हो तुम यही करेंगे, इट इज मंडे टुडे। आज शुक्रवार है, इट इज फ्राइडे टुडे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया दिन व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज देखिए, महीना व्यक्त करने के लिए, महीना व्यक्त करने के लिए जैसे ये कहा जाए जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था। अब देखिए यहां पर किसी महीने का वर्णन किया गया है लेकिन सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम इट का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इट वाज जुलाई, इट वाज जुलाई। अगस्त का महीना था, इट वाज अगस्त। जनवरी का महीना था, इट वाज जनवरी। इस प्रकार से हम इट का यूज करेंगे। अब क्या है, अगर मौसम का वर्णन करना हो, मौसम का, तो अगर ये कहा जाए गर्मी का मौसम था, अगर यहां पर लिखा है गर्मी का मौसम था, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इट वाज समर, इट वाज समर। इसी तरीके से इट वाज विंटर, इट वाज विंटर। तो यहां पर क्या है कि अगर मौसम का वर्णन, मौसम का वर्णन करना हो तो फिर इस तरीके से इट का यूज करेंगे। अगली कंडीशन देखते हैं। अब समय को व्यक्त करने के लिए भी इट का यूज किया जाता है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगर ये लिखा है अब 9 बजे, अब 9 बजे, तो यहाँ पर समय का वर्णन किया गया है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम इट का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इट इज 9 o'clock नाउ, इट इज 9 o'clock नाउ, ऐसे लिखेंगे। नाउ इज 9 o'clock, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा, इट इज 9 o'clock नाउ। अब अगर यहां पर ये लिखा हो कि अब सुबह के 9 बजे हैं, तो सुबह के 9 बजे के लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज 9 AM नाउ। अगर ये कहा जाए रात के 9 बजे हैं तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज 9 PM नाउ। इस तरीके से समय को व्यक्त किया जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, समय के बारे में एक चीज मैं बता दूं, जब ये कहा जाए इतने बजकर इतने मिनट हो गए, 9:15 हो गए, 9:30 हो गए, मतलब जो बात की जाए वो बज करके उससे अधिक समय बीत गया है, तो वहां पर हम पास्ट का यूज करते हैं। और जब उतने बजे में कुछ कम हो तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। अब यहां पर एक चीज जरा देखिए, ध्यान से देखिए भाई, अगर हम कहें 9:30 बजे हैं तब तो हम लिखेंगे हाफ पास्ट, 9:15 बजे हैं तब तो हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट। लेकिन अगर ये कहा जाए 9:05 हुए हैं, 9:10 हुए हैं, 9:15 हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट मिनट्स लिखते हैं, मतलब 5, लेकिन इनके साथ मिनट्स का यूज नहीं किया जाता है। अगर ध्यान से देखिए,
अगर मिनट 5 के मल्टीपल में है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से हैं, तो डायरेक्ट यही लिख दिया जाता है पास्ट और फिर जो भी समय दिया हो। यहाँ पर मिनट्स नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर ये 5 के मल्टीपल्स में ना हो, अगर ये कहा जाए 9:02 हुए हैं, 9:07 हुए हैं, 9:09 हुए हैं, तो वहाँ पर इनके साथ में मिनट्स भी लिखा जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। अब जरा ध्यान से, अगर ये कहा जाए 9:30 बजे, 9:30 बजे, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे इट इज 9:30। इट इज 9:30। अगर ये कहा जाए 9:15 बजे, तो यहां पर हम ट्रांसलेट करेंगे इट इज 9:15। इस तरीके से करेंगे। अब इसी चीज को अगर ऐसे कहा जाए 9:10 हुए, तो हम क्या करेंगे, इट इज 10:09। इट इज 10:09। अगर यहां पर यह लिखा है 9:21 हुए हैं, 9:21 हुए हैं, तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे इट इज 21 minutes past 9। अब जरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर 10 5 का मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल में है, इसलिए मिनट्स का यूज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पर 21 है, 5 के मल्टीपल्स में नहीं है, तो यहाँ पर मिनट्स का यूज़ किया गया है। तो ये तो हो गए जहाँ पर मिनट बीत जाते हैं, इतने बजकर इतने मिनट हुए। जहाँ पर मिनट कम होते हैं, जैसे ये कहा जाए 9:15 बजे, 9:15 बजे, मतलब ये है कि 9 बजने में 15 मिनट कम हैं। और जब 9 बजने में 15 मिनट कम होते हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे इट इज 9:15। इट इज 9:15। जब बजने में इतने मिनट कम होते हैं, तो वहां पर हम 2 लगाते हैं। जब इतने बजकर इतने मिनट हो चुके होते हैं, तो वहां पर हम पास्ट लगाते हैं। अब यही चीज अगर ये ऐसे कहा जाए 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे इट इज 5 to 9। इट इज 5 to 9। इस तरीके से समय वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। अगर किसी प्राकृतिक घटना का वर्णन है, तो वहां पर भी इट का यूज किया जाता है। जैसे ये कहा जाए आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, मतलब एक प्राकृतिक घटना ही है। तो यहां पर क्या करेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे, ऐसे करेंगे। अब यहां पर क्या, अगर ये कहा जाए टुडे इज वेरी हॉट, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, कभी भी कन्वर्सेशन में टुडे इज वेरी हॉट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। हमको क्या बोलना है, इट इज वेरी हॉट टुडे। दूसरा देखते हैं, अगर ये कहा जाए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मतलब प्राकृतिक घटना ही है,
तो यहां पर क्या करेंगे, इट इज रनिंग, इट इज रनिंग। इस प्रकार से इट का यूज किया जाता है। अब देखते हैं इट का यूज और कहां पर किया जाता है। जोर प्रकट करने वाले वाक्यों को व्यक्त करने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। तो कैसे जानेंगे, अगर कोई हिंदी में सेंटेंस दिया है उसमें ही आया है, ही, तो वहां पर हम इट का यूज करेंगे। इसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये है, लिखा है तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, सबसे अच्छे मित्र हो। तो यहां पर ही आया है, जोर प्रकट किया गया है, तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज यू हु आर माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इट इज यू। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देंगे, यहां पर जो केस आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा, और ये जो वर्ब लगेगी वो हमेशा इज लगेगी। इट के अनुसार पास्ट टेंस में होगा तो वाज लगेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ये नहीं लगेगी, अकॉर्डिंग टू इट। और हु के बाद जो यहां पर वर्ब लगेगी वो अकॉर्डिंग टू दिस केस, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और देखते हैं, जैसे लिखा है राम ही तो हमेशा झूठ बोलता है, जैसे ये लिखा है राम ही तो हमेशा झूठ बोलता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इट इज राम हु ऑलवेज टेल्स अ लाई, इट इज राम हु ऑलवेज टेल्स अ लाई। इस प्रकार से इस तरह के केसेज में भी इट का यूज किया जाता है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस थे, ऐसी कंडीशंस थी जहां पर इट का मतलब कुछ नहीं होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एज अ प्रोनाउन कब यूज किया जाता है, और जब इसका मतलब यह होता है वो कौन सी कंडीशन होती है जब इस इट का मतलब यह होता है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लीजिए यहां पर एक पुस्तक रखी, ये यहां पर एक पुस्तक रखी, यहां पर एक पुस्तक रखी है, और मैं इस पुस्तक को संकेत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे दिस इज अ बुक, मतलब किसी वस्तु की ओर, किसी जानवर की ओर, किसी पशु पक्षी की ओर हम संकेत करके कहें यह एक पुस्तक है, यह एक कुत्ता है, यह एक घोड़ा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक। वहां पर इट का यूज नहीं होगा, दिस का यूज होगा। लेकिन मान लीजिए यहां पर मैं हूं, यहां पर मेरा मित्र सुरेश है, और हम दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो सुरेश ये कहता है कि कल मैंने द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की पुस्तक पढ़ी। जब उसने मुझसे ये कहा कि कल मैंने द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की पुस्तक पढ़ी, तो मैंने क्या कहा, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। मतलब उस पुस्तक को मैंने संकेत नहीं किया, मैंने कहा बहुत अच्छी पुस्तक है। तो ऐसी कंडीशन पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट इज अ वेरी गुड बुक, इट इज अ वेरी गुड बुक। लेकिन अगर वो पुस्तक सामने होती और मैं उसकी तरफ संकेत करता यह बहुत अच्छी पुस्तक है, तो हम कहते हैं दिस इज अ वेरी गुड बुक। लेकिन वो पुस्तक हमारे सामने नहीं है, मैं पुस्तक की तरफ संकेत नहीं कर रहा हूं, हम लोगों की कन्वर्सेशन हो रही थी, मैं उस पुस्तक को पहले से जानता था, इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छी पुस्तक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इट इज अ वेरी गुड बुक। आगे देखते हैं, अगर एक काऊ सामने खड़ी, गाय सामने खड़ी है, और मैं कहूं यह एक गाय है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दिस इज अ काऊ, दिस इज अ काऊ, क्योंकि मैं इसकी तरफ संकेत कर रहा हूं। और फिर मैं इसी के बारे में कहूं इसके 4 पैर हैं, तो अब देखिए मैं उसी के बारे में फिर से कह रहा हूं इसके 4 पैर हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे, इट हैज
4 legs, it has 4 legs। तो यहां पर it एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है। मतलब ये कोई भी निर्जीव वस्तु, जानवर हो या फिर पशु पक्षी हो, उसका हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, पहली बार उसका यूज कर रहे हैं, पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यह के लिए दिस का यूज करेंगे। लेकिन फिर अगर आगे बढ़कर उसी के बारे में बात की जाए तो उसके लिए हम इट का यूज करेंगे। इट एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है। क्यों? इस रिपीटिशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए। यहां पर हम द काउ भी लिख सकते हैं, द काउ हैज 4 legs, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो नाउन है, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो ये एक्यूरेट, ये सही दोनों है, लेकिन ये ज्यादा सही है, मतलब ये प्रचलन में है। इस प्रकार इट का यूज किया जाता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि इट का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं। इट का यूज एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, जहां पर उसका कोई मतलब नहीं होता है, और इट का यूज यह के अर्थ में भी यूज किया जाता है, और यह पर्सनल प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली।